नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग डेली एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं। तो आइए हम सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना स्टडी लिंक पीडीएफ। तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन जरूर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रश्न दिया जाता है। जो भी वर्तमान में एग्जाम होता है, यानी जो भी वर्तमान में एग्जाम होता है उसका आपको प्रीवियस यानी ऑफिशियल पेपर आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। कहाँ से जाकर? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ से भी लिंक मिलेगा आपको, या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो जाइएगा। तब वहाँ से जाकर ज्वाइन जरूर होइएगा, क्योंकि वहाँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रश्न दिया जाता है। तो आप जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। तो आइए हम सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। और वीडियो कंप्लीट देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आपको डेफिनेटली अच्छा ही लगेगा, क्योंकि आपको कंटेंट मैक्सिमम कंटेंट दिया जाता है। तो आज का जो पहला प्रश्न है, और थोड़ा आप जो आवाज़ है उसमें आप एडजस्ट करिएगा, क्योंकि स्लो बोलेंगे, थोड़ा तबीयत डाउन है, इसलिए आप एडजस्ट करिएगा आवाज़ को। तो आज का जो पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष खाली स्थान, देखिए प्रश्न जो पहला ये है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। और इनका अन्य नाम क्या था? चाणक्य। चाणक्य का नाम ही क्या था? विष्णुगुप्त। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और चाणक्य द्वारा एक बुक लिखा गया था जिसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। तो देखिए, हम ज़्यादा बोलेंगे और कम लिखेंगे। आपको क्या करना है? खुद से नोट करते जाना, क्योंकि आप बच्चा है नहीं। तो आप बच्चा नहीं है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम बोलेंगे, क्योंकि कोशिश रहेगा कि मैक्सिमम बोलेंगे, और आपको नोट कर दे जाना है। क्योंकि लिखेंगे तो पॉइंट कम मतलब कवर होगा, और बोलेंगे तो पॉइंट ज़्यादा कवर होगा। तो आपको क्या करना है? खुद से लिखते जाना है। चाणक्य के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र। इसको हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं। अर्थशास्त्र। पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं बताया गया था। इसमें क्या बताया गया था? मौर्य वंश के बारे में, यानी मौर्य साम्राज्य के बारे में, राजनीति के बारे में बताया गया था। मौर्य साम्राज्य के राजनीति के बारे में बताया गया था अर्थशास्त्र में। तो ये प्रश्न पूछेगा अर्थशास्त्र में इसमें क्या वर्णन किया गया था? तो राजनीति के बारे में बताया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य, जिनका अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में आपको बताया गया कंप्लीटली, तो आप जाकर देख लीजिएगा। विष्णु शर्मा के द्वारा कौन सा लिखा गया था पुस्तक? पंचतंत्र। पंचतंत्र। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया? विष्णु शर्मा। कलहन, राजतरंगिणी, कलहन के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया? राजतरंगिणी। और इसमें किसका वर्णन है? जम्मू कश्मीर का इतिहास। तो जम्मू कश्मीर का इतिहास किसमें वर्णन है? राजतरंगिणी। किसके द्वारा लिखा गया? कलहन के द्वारा। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम बोल रहे हैं, और आपको खुद से नोट डाउन करते जाना है। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे? चाणक्य। अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। चाणक्य द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में किसका वर्णन था? राजनीति के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस का, सेल्यूकस निकेटर का। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और मेगास्थनीज के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम क्या था? इंडिका। तो इस प्रश्न का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। और भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मिताक्षरा किसके द्वारा लिखा गया? विज्ञानेश्वर। अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास। मेघदूत, कालिदास। मलविका अग्निमित्रम, कालिदास। तो कालिदास से 3 पुस्तक, अभिज्ञान शकुंतलम, मलविका अग्निमित्रम, मेघदूत, कालिदास के द्वारा लिखा गया था। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये आपका जितना भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये सारा आपको रिवीजन के लिए लगा दिया जाएगा। वीडियो को आप शुरू से देखिएगा, क्योंकि शुरू में आपको रिवीजन के लिए लगाया जाता है, क्योंकि मेरा कोशिश है आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराया जाए, क्योंकि पढ़ाई का दूसरा नाम है रिवीजन। रिवीजन मस्ट बी इम्पोर्टेंट। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको नोट करिएगा और सुनिएगा ध्यान से। तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी। और बिहार दरोगा में 26 दिसंबर 2021 बिहार दरोगा में एक प्रश्न पूछा गया था
देखिए प्रश्न क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस का रचनाकार था। रचनाकार था कालिदास, अश्वघोष, विशाखदत्त। अब तुरंत अभी बताया आपको, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया, विशाखदत्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। ये बिहार दरोगा में पूछा गया था 26 दिसंबर 2021 को। और भी प्रश्न पूछा गया, विभिन्न एग्जामों में प्रश्न पूछा गया, लेकिन हम आपको सारा प्रश्न ऐलान के कवर नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा कवर करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया, यानी आपको जुड़ना है टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप जाकर सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे स्टडी लिंक PDF, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो वहाँ आपको सारा जो भी ऑफिशियल पेपर है उसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है, और प्रैक्टिस करने के लिए प्रश्न भी दिया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया था, विशाखदत्त। कालिदास के द्वारा आपको बताएं अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रत्येक वर्ष खालिस्तान में दोबारा व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक एस ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो विश्व बैंक समूह द्वारा, यानी विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। और विश्व बैंक और IMF दोनों का स्थापना कब हुआ था, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत किसका स्थापना किया गया था, विश्व बैंक और IMF का। विश्व बैंक और IMF का दोनों का हेडक्वार्टर का वाशिंगटन DC, तो हम यहाँ पे DC लिख रहे हैं, और DC कहाँ स्थित है, वाशिंगटन DC, अमेरिका में। IMF का फुल फॉर्म पूछता है तो इसका हिंदी में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। और ये प्रश्न पूछा गया था राजस्थान RS में, ये प्रश्न पूछा गया था RS में कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत किसका स्थापना किया गया, तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, और दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC, अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और भी संस्थान जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसका मुख्यालय पूछा जाता है, जैसे मैं आपसे पूछेगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1944 को स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में किसका मुख्यालय, उसको आप नोट करिए, जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड। पहला तो WHO, यानी पहला नहीं, ये सीरियल क्रम में नहीं है, WHO का मुख्यालय, यहाँ हम बोल रहे हैं पहला। दूसरा आप नोट करिएगा WTO, और एक आपको हो जाएगा ILO। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1944 को, इसलिए हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। एक है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी फुल फॉर्म पूछेगा। एक है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तीनों का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। लेकिन एक और है WTO, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होगा, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ होगा, ये पूछा गया NTPC में, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं मैड्रिड, स्पेन। मैड्रिड, स्पेन में। तो आपको पता कैसे चलेगा किसके बारे में पूछ रहा है, तो पता ऐसे चलेगा, अगर लिख दिया सिर्फ WTO तो ऑप्शन में या तो मैड्रिड देगा या जिनेवा देगा। अगर ऑप्शन में दोनों है तो मेंशन करेगा प्रश्न में कि वर्ल्ड, यानी कोष्ट में करके लिख देगा WTO, और कोष्ट में करके क्या लिखेगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन या विश्व पर्यटन संगठन। दोनों को मेंशन कर देगा कोई भी, अगर ऑप्शन में दोनों देगा। अगर शॉर्ट में लिख रहा है तो ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा, तो दोनों को आप ध्यान दीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यूनेस्को पेरिस, फ्रांस में। जो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी यानी वर्ल्ड हेरिटेज जारी करता है। सिंह चतुर्मुख स्तंभ लायन कैपिटल पिलर कहाँ स्थित है। देखिए यहाँ पे लिखा गया
लायन कैपिटल पिलर कहाँ स्थित है, जिसको हम बोलते हैं सिंह चतुर्मुख स्तंभ। ये कहाँ स्थित है, सारनाथ में। और सारनाथ में महात्मा बुद्ध, अब बुद्ध को तो जानते ही होंगे, लाइट ऑफ एशिया के नाम से कौन जाने जाते हैं, महात्मा बुद्ध, लाइट ऑफ एशिया के नाम से। और महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्नी यानी कपिल वस्तु के लुम्नी में इनका जन्म हुआ था। तो कोई ऑप्शन एक ही रहेगा, यानी कपिल वस्तु के लुम्नी में इनका जन्म हुआ था और ये कहाँ पड़ता है, नेपाल में। तो भी आप याद रखिएगा। और लाइट ऑफ एशिया के नाम से कौन जाने जाते हैं, गौतम बुद्ध यानी बुद्ध भगवान। और बुद्ध भगवान सबसे पहले अपना उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में। सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए, सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, श्रावस्ती में। सबसे पहला उपदेश सारनाथ, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती। बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, बोध गया, जिसको पहले किस नाम से जाना जाता था, उरुबेला, उरुबेला के नाम से जाना जाता था बोध गया को। और एक किस नदी के किनारे पड़ता है, निरंजना, जिसको अभी किस नाम से जानते हैं, फल्गु के नाम से। तो अब दोनों को याद रखिए, निरंजना भी और फल्गु भी, बोध गया भी और उरुबेला भी। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, बोध गया में। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, देखिए यही है। नेक्स्ट है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ये रीजनिंग का प्रश्न है, लेकिन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको यहाँ ऐड कर लिए। और इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको जो मानसून से रिलेटेड है, वो काम आएगा। और मानसून से रिलेटेड आपको प्रश्न टेलीग्राम चैनल पे दिया गया प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसका कॉन्सेप्ट अभी हम यहाँ बता दे रहे हैं और वहाँ जाकर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि किस टाइप से प्रश्न पूछा जाएगा। हिमाचल प्रदेश धर्मशाला, यानी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। महाराष्ट्र नागपुर, महाराष्ट्र नागपुर, इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे आप तो ये भी कह सकते हैं सर कि पुणे भी तो महाराष्ट्र में स्थित है, तो कहेंगे जी हाँ, पुणे भी महाराष्ट्र में भी स्थित है, लेकिन यहाँ धर्मशाला, यहाँ पे पुणे नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, इसका रीजन देखिए, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में कौन स्थित है, धर्मशाला, महाराष्ट्र यानी नागपुर। तो ये कैपिटल से संबंधित है, किससे संबंधित है, कैपिटल से। जैसे में होता है ना आर्थिक राजधानी, जिसमें भारत का आर्थिक राजधानी कहाँ है, मुंबई में। भारत का आर्थिक राजधानी अगर आपसे पूछेगा तो कहाँ स्थित है, मुंबई में। उसी तरह से ये रिलेटेड है कैपिटल से, यानी राजधानी से। तो ऑप्शन नंबर डी। और नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, सेब और संतरे के लिए प्रसिद्ध है। धर्मशाला में वर्षा होता है, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में वर्षा होता है। तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में वर्षा बहुत ज़्यादा होता है, यानी वर्षा हिमाचल प्रदेश में कहाँ होता है, धर्मशाला में होता है। और धर्मशाला कहाँ स्थित है, देखिए यहाँ पे धर्मशाला, इसमें धर्मशाला नहीं लिखा गया, नेक्स्ट वाले में देखते हैं, शायद इसमें लिखा रहे, इसमें भी क्लीन नहीं दिखाई दे रहा। देखिए यहाँ पे लिखा गया क्लीन, लेकिन नहीं है, यहाँ पे क्या है, धर्मशाला है। तो हम कॉन्सेप्ट आपको ये बताने वाले मानसून से रिलेटेड कि जब मान लीजिए कि क्या है, इंडिया है और ये इधर कौन सा पर्वत है, पश्चिमी घाट, और इधर पूर्वी घाट, यानी पूर्वी घाट टूटा फूटा है, कटा छटा, तो ये पश्चिमी घाट है। और इधर से जब दक्षिण पश्चिम मानसून एंट्री करेगी तो सबसे पहले कहाँ जाएगी, मालाबार तट पे, यानी केरल में। सबसे पहले कहाँ, केरल में। तो जब सबसे पहले केरल में पहुँचेगी मानसून, तो सबसे पहले बारिश कहाँ होगा, केरल में। तो आपसे प्रश्न पूछेगा दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले बारिश कहाँ होगा, केरल में। और सर्वाधिक कहाँ होगा, सर्वाधिक यहाँ, यानी मेघालय में। तो जब यहाँ से जैसे मान ली कि इधर से मानसून जाए और इधर से टकराएगा, तो कुछ जो मानसून यहाँ से मतलब ईस्ट साइड होते हुए यहाँ आ जाती है मेघालय में, यानी आ जाता है कुछ मानसून मेघालय में। और मेघालय में यहाँ पे गारो खासी जयंतिया पर्वत है, जो किस टाइप का, किप, यानी किप जो देखे होंगे आप, जो तेल डालते हैं उस टाइप का, जिसमें इधर से भी पर्वत है, इधर से भी पर्वत है और इधर से भी पर्वत है। तो जैसे मानसून इसमें एंट्री करती है तो क्या होता है, फंस जाती है, यानी निकल ही नहीं पाती है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश कराती है।
तो मानसून सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ मतलब होता है? भारत में मेघालय में। कहाँ? मानसिम राम में। रीजन क्या है? तो रीजन क्या है? टीप आकार का है, यानी तीनों तरफ से क्या है? पहाड़ है और बीच में मानसून जाकर फंस जाती है। कुछ भाग इधर से टकराकर, इधर से होते बिहार से होते उत्तर प्रदेश, और इधर धर्मशाला, और फिर धर्मशाला से इधर टकराकर यहाँ से पंजाब में। तो सबसे लास्ट में बारिश कहाँ कराती है? पंजाब में। सबसे पहले केरल में, ये प्रश्न पूछा जाएगा। और सबसे कम बारिश लेह में। ये हो गया। एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अरब सागर और बंगाल के खाड़ी से, यानी दोनों से कहाँ बारिश होता है? पंजाब में। ये आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ होता है? पंजाब में। कहाँ होता है? पंजाब में। और इधर से पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश कुछ भाग यहाँ होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये अरावली पर्वत है। देखिए मानसून जो है ना, बहुत ज़्यादा इसका कॉन्सेप्ट रिलेटेड है किससे? पर्वत से। तो आपको हम जनरली बता दे रहे हैं, जिससे क्या हो जाएगा कि टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो पश्चिमी विक्षोभ से कुछ यहाँ, यानी मेघालय राजस्थान में भी कुछ बारिश करा देती है मानसून पश्चिमी विक्षोभ से, और ये एरिया साइड। और जब मानसून लौटती है तो इस टाइप से यहाँ से इससे होते हुए, तो लौटते हुए मानसून से बारिश सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कोरोमंडल तट पे, यानी तमिलनाडु। और ये बारिश कब होता है? नवंबर दिसंबर में, यानी यही नवंबर दिसंबर में बारिश होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब इधर से आएगा जब इधर से आएगा तो इसको क्या बोलेंगे? पूर्वी, यानी उत्तरी पूर्वी मानसून। तो उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक बारिश कहाँ होगा? कोरोमंडल तट पे, यानी तमिलनाडु में। कहाँ होगा? तमिलनाडु में। कहाँ होगा? तमिलनाडु में, याद रखिएगा। और पश्चिमी यानी दक्षिण पश्चिम मानसून से कहाँ बारिश नहीं होगा? तमिलनाडु में। रीजन क्या है कि यहाँ पे क्या है? पश्चिमी घाट स्थित है। तो ये जो तमिलनाडु है, दक्षिण पश्चिम मानसून जब आती है तो ये किस प्रदेश में पड़ जाता है? वृष्टि छाया प्रदेश में। यानी वृष्टि छाया कहने का मतलब जहाँ बारिश नहीं होता। बारिश नहीं होता कहने का मतलब कि बारिश होता बहुत कम, ना के बराबर। तो वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ जाता है। तो ये सारा प्रश्न पूछा जाएगा। इससे रिलेटेड प्रश्न आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप सोल्व कर लीजिएगा किस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है, तो आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। हम आपको जनरली बता दिए कि आपका प्रश्न है जो बन जाएगा कुछ हद तक, ये आप समझ गए होंगे। जनरली इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, तो इस वीडियो में तो कवर नहीं हो सकता। तो जब हम लोग पूरा मतलब कवर कर लेंगे, तो जब आपको हम टॉपिक वाइज टॉपिक कराएंगे तो आपको हम कवर कर देंगे सारा कॉन्सेप्ट कि किस टाइप से मानसून आती है, और बारिश यानी यहाँ ज़्यादा क्यों होता है, यहाँ ज़्यादा क्यों नहीं होता है, ये सारा रीजन है। तो रीजन समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, पर्वत के बारे में जानना पड़ेगा। तो आप इतना जनरली आप याद रखिए अभी, और प्रश्न को जाकर सोल्व करिएगा। अगला प्रश्न है, उल्ट बांसी किस भक्त कवि का एक विशिष्ट योगदान है? कबीर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि कैच के महान रन में, यानी कैच के रन में के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पे आपको ध्यान देना है। तो कैच के बारे में आप सबसे पहले देखिए, यहाँ पे कैच है, जैसे मान लीजिए कि क्या है, ये वाला है जो कच्छ के रन है यहाँ पे। तो जब कच्छ के रन है, इधर कौन सा? अरब सागर। क्या है? इधर अरब सागर है। तो अरब सागर के सागर पे है, तो जाहिर सा बात है कि जब अरब सागर यानी सागर के पानी होगा तो कैसा होगा? लवणीय होगा। तो जो कच्छ का जो रन है कैसा? लवणीय है, यानी पानी जब खारा है तो कैसा होगा? लवणीय होगा। तो जब लवणीय होगा, ये कच्छ के रन में है तो कैसा होगा? लवणीय होगा, क्योंकि ये समुद्र के किनारे है, तो ये कैसा होगा? लवणीय होगा। और जब लवणीय होगा यानी डूबा हुआ है, कुछ इसका जो भाग क्या है? दलदली भाग है। कच्छ के रन जो क्या है, यानी समुद्र के पानी में, जो अरब सागर है उसके पानी में डूबा हुआ है कुछ, यानी पानी रहता है वहाँ हल्का हल्का। और इसमें कौन सा गधा पाया जाता है? जंगली गधा। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा, भारत में जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रन में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और एक गिर पहाड़ी है जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो अब इसका सोल्यूशन तो आप बता ही दीजिएगा कि कौन सा कथन असत्य है। यह एक मीठे पानी की झील है, तो बताइए ये मीठे पानी का झील है? नहीं। तो इसका तो राइट आंसर ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गलत ही चुना है, तो ये तो गलत है। ये कैसा? खारा।
यह कच्छ वासियों द्वारा बसाया गया है। यह थार और रेगिस्तान में मौजूद एक लवणीय दलदल है। ये सही है। राजहंस बड़ी संख्या में यहाँ आवास के लिए आते हैं, ये भी सही है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? जहांगीर। जहांगीर। और जहांगीर के दरबार में कौन सा अंग्रेज आया था? अंग्रेज का नाम क्या था? हॉकिंस। नाम क्या था? विलियम हॉकिंस। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा विलियम हॉकिंस किसके दरबार में आया? जहांगीर के दरबार में। और एक करोड़पति में पूछा गया था प्रश्न, करोड़पति में कितना करोड़ का? 7 करोड़ का। तो ये बहुत महंगा प्रश्न है कि विलियम हॉकिंस किसके दरबार में आया? जहांगीर के दरबार में। और जहांगीर यानी मुगल काल में चित्रकला चरमोत्कर्ष पे था। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है किसके शासनकाल को? जहांगीर के शासनकाल को। शाहजहां, वास्तुकला का स्वर्णकाल शाहजहां को। वास्तुकला का स्वर्णकाल किससे कहा जाता है? शाहजहां को। तो आप ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहादुर शाह जफर को 1857 के क्रांति में यानी गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया था? रंगून। और रंगून कहाँ पड़ता है? म्यांमार में। रंगून कहाँ पड़ता है? म्यांमार में। पहले इसको बर्मा के नाम से जानते थे, जहाँ इसका मृत्यु हो जाता है 1862 में, रंगून में ही, बहादुर शाह जफर को। और जफर इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये बहुत बड़ा शायर था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? जफर। किसके कारण? शायर के कारण। तो बहादुर शाह जफर किसके कारण नाम पड़ा? शायर के कारण। तो आप इसको भी याद रखिएगा। और यह अंतिम मुगल बादशाह था। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया है जहांगीर के बारे में, लिख रहा है यहाँ पे, याद रखिएगा विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो। लेकिन इसमें से एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आप जरूर याद रखिएगा, बाकी है उसको याद रखिए नहीं रखिए, लेकिन इसको आप जरूर याद रखिएगा। विलियम हॉकिंस किसके दरबार में आया? विलियम हॉकिंस किसके दरबार में आया? जहांगीर। सर टॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी, इसको आप जरूर याद रखिए। बाकी मन करे तो याद रखिए, नहीं करे नहीं याद रखिए, लेकिन इसको जरूर याद रखिएगा। जहांगीर के दरबार में आए। जहांगीर ने हॉकिंस को इतना का मनसब दिया था। जहांगीर ने 1606 ईस्वी में नरोज, जिसको क्या बोलते हैं नैरोज या नौरोज, यानी 9 दिन का पारसी त्यौहार, जिसको नाम क्या पड़ा? नौरोज। 9 दिन का पारसी त्यौहार धूमधाम से मनाया। तो ये भी आप याद रखिएगा। जहांगीर ने अपनी जीवन गाथा तुझके जहांगीरी की रचना फारसी भाषा में की। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें से 2 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको विलियम हॉकिंस याद रखना और एक ये याद रखना, मुगल काल में चित्रकला का चरमोत्कर्ष जहांगीर के काल में आया। ये प्रश्न बीपीएससी 66वां में पूछा गया था कि किसने चित्रकला के लिए कारखाना बसाया? तो किसने? जहांगीर। और यहाँ से ये याद रखिएगा कि उसके दरबार में उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार थे। ये प्रश्न बिहार दरोगा यानी 26 दिसंबर 2021 को जो एग्जाम हुआ था बिहार दरोगा, उसमें पूछा गया था। तो 2 प्रसिद्ध चित्रकार थे, कौन कौन? उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। इसके बारे में ये पूछा गया था उनका उपनाम। जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उल जमात एवं उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना लाइन देखिए। अभी आपको हम प्रश्न बता रहे हैं जो बिहार दरोगा में पूछा गया है। देखिए यहाँ प्रश्न पूछा गया, हम इसका डिस्कशन ऑलरेडी करा दिए हैं। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के किताब से नवाजा गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उस्ताद मंसूर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे नादिर उल असन, देखिए यहाँ पे इसको चेक कर लीजिए, नादिर उल असर। नादिर उल असर किसका उपनाम था? उस्ताद मंसूर का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। और अबुल हसन का उपनाम क्या था? ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसका उपनाम क्या था? नादिर उल जमात। तो आप इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णधाता
और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? वर्णनादता। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? कमेंट करके बताइएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन या फिलोक्विनोन या फिलोक्विनोन, जो भी याद रखिए। विटामिन से, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम कैल्शियम। विटामिन डी, तो विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी बिहार दरोगा में पूछा गया है। और पूछा गया, उसमें ऑप्शन दिया गया था रेकिट्स, यानी रिकट्स या रेकट्स, जिसको बोलते हैं सूखा रोग। प्रश्न ये पूछा गया था, विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स या सूखा रोग। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफिरॉल। कैल्सीफिरॉल, क्योंकि विटामिन डी धूप से मिलता है, और धूप में क्या होता है? विटामिन डी धूप से मिलता है, जो किसके लिए फायदेमंद होता है? हड्डियों के लिए मजबूत करता है, और हड्डी में क्या होता है? कैल्शियम। इसलिए आप याद रखिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफिरॉल। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या था? रेक्टेनॉल। रेक्टेनॉल। प्रश्न क्या पूछा गया उसको एक बार आप देख लीजिए। कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है, बच्चों में होता है, उसको क्या बोलते हैं? मरासमस। जो कैल्शियम की कमी से बच्चों में जो रोग होता है उसको बोलते हैं मरासमस। रिकेट्स, और रिकेट्स को क्या बोलते हैं? सूखा रोग। लेकिन सूखा रोग को, जो यहाँ कैल्शियम की कमी से बच्चों में जो रोग होता है उसको बोलते हैं मरासमस। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश वर्जन वाला देखना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी सूखा रोग। यहाँ पे लिखा गया मरासमस। रेकेट्स का मतलब ही होता है सूखा रोग, लेकिन इसका जो इंग्लिश होता है मरासमस होता है। तो आपको इंग्लिश वाला देखना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश का मान्यता होता है। तो आपको इंग्लिश वर्जन भी पढ़ लेना चाहिए जब कन्फ्यूजन करे क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? अनुच्छेद 243। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21। यूपीएससी 2021 में पूछा गया था, निजता का अधिकार। निजता का अधिकार यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21, जिसको हम क्या बोलते हैं? निजता का अधिकार, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 51 के ए किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से। ये परसों का जो यूपी टेट का एग्जाम है उसमें पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से। जिसमें ऑप्शन क्या दिया गया था? यूएसएसआर। यूएसएसआर, यूएसएसआर दिया गया था उसमें ऑप्शन, यानी रूस। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। और भी इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको रिवीजन करने के लिए लगा दिया जाता है। आपको रिवीजन करना है, शुरू से वीडियो को देखना है। रिवीजन आपको करना बहुत जरूरी है। तो 1 से अनुच्छेद हम 50 तक कंप्लीट करा दिए, जिसका हम अनुच्छेद यानी 1 से अनुच्छेद 50 तक कंप्लीट करा दिए, उसका रिवीजन शुरू में लगा दिया जाता है। शुरू में यानी हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ रिवीजन के लिए लगाया जाता है। तो आपको क्या करना है? वीडियो को शुरू से देखना है। ये नहीं कि वीडियो चालू किए और आपको आगे बढ़ा के देखना है, नहीं, वीडियो को शुरू से देखना है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 108 में क्या है? संयुक्त बैठक, यानी संयुक्त बैठक बुलाना है लोकसभा और राज्यसभा का, तो अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद 110 धन विधेयक। अनुच्छेद 110 धन विधेयक। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम बोलचाल के भाषा में क्या बोलते हैं? बजट। लेकिन बजट शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। बजट शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, उसको हम बोलचाल के भाषा में क्या बोलते हैं? बजट। लेकिन वर्णन क्या है संविधान में? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय वर्णन, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा, अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 110 धन विधेयक। आपसे प्रश्न पूछेगा बजट शब्द का संविधान में उल्लेख है या नहीं? तो नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कीर्णित सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद। कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भागवत गीता किसके द्वारा लिखा गया? वेद व्यास के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न चलते हैं।
तो आप इसको याद रखिएगा कि उत्कीर्णित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, मंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद या मंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार कृष्ण मिशन भारत आया था? तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। क्लीमेंट एटली, भारत के स्वतंत्रता के समय, भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। तो दोनों आप जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है? तो किसके निकट स्थित है? कारगिल के निकट। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। काराकोरम दर्रा, तो दर्रा से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा, जितना भी प्रश्न बनता है दर्रा से सारा आज कवर कर देंगे। आपको क्या करना है, एक प्रैक्टिस मैप लेना। प्रैक्टिस मैप कहने का मतलब इस टाइप का, जो खाली होगा, क्या होगा? खाली होगा, और आपको भरना है जो हम बता रहे हैं। तो आप इसको कंप्लीट भर लीजिएगा खाली मैप लेकर। उसमें देखिए यहाँ पे क्या है? जोजिला दर्रा। यहाँ पे क्या है? बुर्जिला दर्रा। तो बुर्जिला दर्रा के सामने क्या है? जोजिला दर्रा। यहाँ पे क्या है? काराकोरम दर्रा। यहाँ पे क्या है? बनिहाल दर्रा। 4 दर्रा याद हो गया जम्मू कश्मीर से? फिर से बोलिएगा। जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा के जस्ट सामने कौन सा दर्रा है? बुर्जिला दर्रा। यहाँ पे कौन सा? काराकोरम दर्रा। और यहाँ पे बनिहाल दर्रा। तो ये तो आपको याद हो गया होगा, आप इसको भर लीजिएगा। देखिए अब हम लोग चलते हैं हिमाचल प्रदेश। ये क्या है? हिमाचल प्रदेश, एच लिख दे रहे हैं, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे है सिपकिला दर्रा, यहाँ पे बड़ा लच्चा दर्रा। यानी जम्मू कश्मीर जाना है, यानी आपसे प्रश्न पूछा बड़ा लच्चा दर्रा हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? जम्मू कश्मीर से। और यहाँ पे आपको याद रखना 2 दर्रा तो हो गया। यहाँ पे रोहतांग, सॉरी रोहतांग दर्रा बोल रहे हैं। देखिए यहाँ तो आपका सिपकिला दर्रा हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बड़ा लाचा दर्रा। और एक दर्रा है जिसका नाम यहाँ पे हो जाएगा, एक दर्रा के एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, क्या उस माइंड से स्किप कर जाता है। कभी कभी क्या होता है कि माइंड से स्किप कर जाता है। आप कमेंट करके बताइएगा, याद होगा तो बता देंगे। कभी कभी माइंड से स्किप कर जाता है, ऐसा नहीं कि हम सामने रख लेते और आपको बताते हैं। बिल्कुल कुछ भी नहीं रहता और आपको बताते हैं, रहता तो हम बुलाते नहीं। माइंड से स्किप करके याद आएगा बता देंगे, तो आप इसको याद रखिए। अब चलते हम उत्तराखंड में। कहाँ चलते हैं? उत्तराखंड में। यहाँ पे लिपुलेख दर्रा। यहाँ पे कौन सा दर्रा है? यहाँ पे कौन सा दर्रा? धर्मा, यानी धर्मा, नीति, माना, ये सब कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। तो आपको याद रखना है, देखिए लाइन्स आप याद रखिएगा। यहाँ लिपुलेख दर्रा, धर्मा, नीति, माना, 4 दर्रा आप याद रखिएगा। कहाँ से? उत्तराखंड से। फिर से देखिए, नोट करिएगा, भरिएगा। लिपुलेख दर्रा, धर्मा, नीति, माना, ये चारों दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ये दर्रा हो गया। और जो दर्रा पूछा जाएगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, डिफू दर्रा, यांगयाप दर्रा, डिफू दर्रा, यांगयाप दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पे स्थित है जयलेपला दर्रा। कौन सा स्थित है? जयलेपला दर्रा यहाँ पे। और यहाँ पे स्थित है नाथुला दर्रा, सिक्किम में। यहाँ से इतना प्रश्न बनेगा, तो इतना इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और जो प्रश्न बनेगा देखिए यहाँ से, यहाँ पे कौन सा दर्रा स्थित है? थाल घाट, नीचे भोर घाट। और उसके बाद आपको याद रखना है 2 यहाँ से याद रखिएगा महाराष्ट्र से, थाल घाट, भोर घाट। और 2 आपको याद रखना है केरल से, सेनकोट्टा और पालघाट। कौन सा? सेनकोट्टा और पालघाट। ये 4 दर्रा
पश्चिमी घाट से याद रखना, जो अरेंज करने के लिए पूछ देगा, या तो सीधा लोकेशन पूछेगा किस राज्य में स्थित है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो इतना तो कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे कौन सा दर्रा, वो कमेंट करके आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो आप इसके बारे में बताइए कि कौन सा दर्रा यहाँ पे स्थित है, कौन सा दर्रा स्थित है। यहाँ पे रोहतांग दर्रा ही होना चाहिए। हाँ, रोहतांग दर्रा याद आ गया। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। सिपकिला दर्रा, बड़ा लच्चा दर्रा और रोहतांग दर्रा। तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा और इसको भर लीजिएगा खाली मैप में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। और कोई प्रश्न तो नहीं छूटा? तो इतना ही दर्रा से पूछा जाएगा मैक्सिमम। इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? शुक्र और अरुण, दोनों को नोट कर लीजिएगा, शुक्र और अरुण। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्थित है, प्लूटो को हटा दिया गया है ग्रह की श्रेणी से, यूरेनस यानी अरुण और शुक्र। शुक्र कहाँ पे स्थित है? देखिए यहाँ, देखिए शुक्र, ये बोले ये तो बुध आपका हो जाएगा शुक्र, ये आपका शुक्र हो जाएगा। यहाँ पे अरुण, यूरेनस और वेनस कैसा चक्कर लगाता है? दक्षिणावर्त यानी विपरीत दिशा में। एक प्रश्न पूछेगा जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह और मार्स यानी मंगल ग्रह, क्षुद्र ग्रह किसके बीच पाया जाता है? ये क्षुद्र ग्रह के पट्टी है, और ये मार्स यानी मंगल ग्रह, और ये जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह के बीच कौन सा पट्टी है? क्षुद्र ग्रह की पट्टी। तो क्षुद्र ग्रह किसके बीच पाया जाता है? बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच। दोनों आप याद रखिएगा। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह मरकरी, दूसरा नंबर पे वेनस। यूरेनस और वेनस कैसा है? तो दक्षिणावर्त घूमने वाला ग्रह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किए? माइकल फिलिप्स। माइकल फिलिप्स ऑप्शन नंबर ए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नाम याद जरूर रखिए, मतलब इसका नाम आपको याद ही रखना पड़ेगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और ये कहाँ का खिलाड़ी था? अमेरिका। कहाँ का खिलाड़ी है? अमेरिका। तैराक है, देखिए यहाँ पे दिया भी गया तैराक। नेक्स्ट है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग होता है, इसमें एम का पूर्ण रूप क्या है? जो OMR जो हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो मिलता है, पहले ऑफलाइन एग्जाम होता था, अभी भी ऑफलाइन एग्जाम होता है, तो OMR मिलता है भरने के लिए। तो उसमें एम का अर्थ क्या होता है? बहुत ही जनरली सब यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया। तो ऑप्टिकल मार्क, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो एम का मतलब मार्क, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि हार्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है, यानी कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। हार्नबिल नागालैंड। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। कल ही प्रश्न बताया गया था, ऑप्शन नंबर डी। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। यानी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? जो वर्तमान में यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री होता है। स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पे आया? योजना आयोग के स्थान पे। पारा का समान नाम क्या है? क्विक सिल्वर, इसको क्या बोलते हैं? HG, पारा। और एक कैसा? एकमात्र द्रवावस्था में पाए जाने वाला धातु। और अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन। अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन। देखिए धातु छोटा है और पारा भी छोटा है, छोटा को छोटा के साथ और बड़ा को बड़ा के साथ। अधातु यानी एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, पारा। एकमात्र अधातु जो
द्रव अवस्था में पाया जाता है ब्रोमीन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो कोई भी वाटर बोले, सोडा वाटर बोले, फिश सोडा बोले, लेमन सोडा बोले, धोने वाला सोडा बोले, जितना भी प्रकार का सोडा, खाने वाला सोडा बोले, या जितना भी पेय पदार्थ है सब में क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आवारा तत्व के नाम से किसे जाना जाता है? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन कैसे तत्व कहा जाता है? आवारा तत्व। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत कितना है? 78। यानी वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाने वाला गैस कौन सा है? नाइट्रोजन गैस। अगला प्रश्न चलते हैं। तो अगला प्रश्न समाप्त हो गया। तो आपको क्या करना है कि टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाना है, और जो भी आपको यहाँ कराया जाता है वहाँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रश्न दिया जाता है, तो आप जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, और इसका PDF भी आपको वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप वहाँ से जाकर ज्वाइन होकर प्रैक्टिस करिए और आगे बढ़िए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना जरूर योगदान दीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिए, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।